बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका टाइटल है द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और इसकी एप्लीकेशन आप किसी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इसको पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको इक्वली ये फ़ायदा देगा। अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com इसके ऊपर अवेलेबल होगा वेबसाइट पर। और ये आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये इसका इंट्रोडक्टरी टाइप है और कुछ हम इसकी डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आई डोंट नो कि आप लोगों के कितने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब हम चीज़ें ये पढ़ते थे तो हमें 3-4 चीज़ें सबसे पहले जो कंफ्यूज करती थी उसमें मैं आपको पहले थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा कि अक्सर हम नाम सुनते हैं, एक इनकम टैक्स होता है, एक कस्टम टैक्स हो जाता है, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है और इसके बाद जीएसटी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, कितने टैक्स हैं? जो प्रैक्टिकली फील्ड में होता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समझ सकता है कि ये कौन कौन से टैक्स हैं। इनकम का मतलब ये है कि जो आपके 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है उन पे जो टैक्स लगता है, सैलरी वगैरह या प्रॉपर्टी या इसके अलावा स्टॉक वगैरह आप बेचते हैं तो इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी सोर्स होता है इनकम का। तो ये सारे के सारे होते हैं इनकम टैक्स में आते हैं। इसके बाद कुछ पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बनती हैं। डेफिनेटली टैक्स किस चीज़ पे होता है? जो चीज़ें हम सेल करते हैं, वो गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। जो आपको इनकम मिलती है, आप सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं और कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा होता है तो अगेन सर्विसेज दे रहा होता है और उस पर टैक्स पे कर रहा होता है, तो सर्विसेज पे भी टैक्स होता है। और गुड्स पे जब टैक्स होता है तो इसको फर्दर हम 2 कैटेगराइज अगर करें, यानी कि वो चीज़ें जो हम बाहर से लेके आते हैं, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर जितनी टैक्सेशन होती है उसको कस्टम होती है। तो कस्टम हुकाम आपको अक्सर औकात एयरपोर्ट्स पर ही मिलेंगे, या पोर्ट्स, सी पोर्ट्स हो सकती हैं, एयरपोर्ट्स हो सकती हैं, जहाँ पे चीज़ों का इन आउट फॉरेन से होता है वहाँ पे आपको कस्टम अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कस्टम का। तो आपको पता चल गया कि जो बाहर चीज़ें जाती हैं, बाहर से चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी, उनके ऊपर जो टैक्स हम पे करेंगे वो कस्टम होगा, कस्टम ड्यूटी के नाम से। अच्छा, फर्दर जो है कुछ मुल्क के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है वो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है? जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हम करते हैं या जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लोग जो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग होंगे विद इन सिटीज़ आपको नज़र आएंगे। और इसी एक्साइज ड्यूटी का ही कुछ आगे फर्दर टाइप्स होती है। एक सिंपल एक्साइज ड्यूटी होती है जो कि नॉर्मली हर चीज़ पे हम चार्जेस पे कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन पे या उनकी मैन्युफैक्चर पे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, लेकिन हम उनके ऊपर कुछ और वर्किंग करके उनकी वैल्यू में, उनकी वर्थ में एडिशन कर देते हैं, वो वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है। तो सिंपल एक्साइज ड्यूटी सिंपल पे है और एडिशनल कुछ होती हैं, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वो कुछ और कोई स्पेसिफाई कर दी जाए कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स पे किया जाएगा, जैसे कि मैंने वैल्यू एडेड टैक्स की बात की। और फर्दर कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं उनको मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है। लेट्स सपोज अल्कोहल की एक प्रोडक्ट जो बनती है, हर कंट्री में बनती है, भले वो मुसलमान उसको यूज़ करना हराम है मुसलमानों के लिए, तो गैर मुस्लिम तो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर अगर फ़र्ज किया कोई टैक्स लगेगा एक्साइज का, तो उसको हम स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये चीज़ें होगी कोई जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं, उन पे कस्टम ड्यूटी। जो मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक्साइज ड्यूटी। और जब ये चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं तो अल्टीमेटली हम यूज़र को सेल करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको सेल्स टैक्स होता है। तो ये सारी की सारी आपको अगर ये 3-4 कैटेगरीज समझ आ जाएं तो उसके बाद काफ़ी सारा आपको टॉपिक में आगे चलना आसान हो जाता है। तो मूव करते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। ये डेफिनेटली एक जो सेक्शन होता है ये हमें टाइटल के बारे में बताता है और इसकी एप्लीकेशन और इसकी
एक्सटेंशन के कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में ये अप्लाई होगा। तो डेफिनेटली ये फेडरल एक्साइज एक्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इसका कंप्लीट नाम है, यानी कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। ये पूरे पाकिस्तान में लागू रहेगा। और तीसरे नंबर पे ये 1 जुलाई 2005 को इसकी एप्लीकेशन हुई थी। तो ये आ जाता है हमारा सेक्शन 1। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आ जाता है हमारा। सेक्शन 2 हमें डेफिनेशंस के साथ जोड़ता है और इसमें हमने डेफिनेशंस को कवर करना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो कि जो टैक्स के मुतालिक कोई हुक्म जारी करने की सलाहियत रखता हो या उसके पास ये अथॉरिटी हो, तो उसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहेंगे। लेकिन इसमें एपलेट ट्राइब्यूनल नहीं आएगा। एपलेट ट्राइब्यूनल जो होता है वो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है। अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ग्रीवेंसेस हैं, आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा टैक्स लागू किया गया या आपके साथ जो सरचार्जेस आपको डाले गए वो नाजायज़ थे, वो जस्टिफाइड नहीं थे, तो अगर आपकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही तो आप फिर एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं और वो फैसला करता है आपका एज ए आर्बिट्रेटर, यानी कि वो कस्टम या फिर जो एक्साइज ड्यूटी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जिनके खिलाफ आपने शिकायत की होती है, उनकी भी बात सुनता है, आपकी भी बात सुनता है और बेहतर फैसला कानून की तनाजुर में कर देता है। तो इसको तो हम अलग तरह देखते हैं क्योंकि वो एक आर्बिट्रेटर टाइप उसका रोल होता है। तो इसमें एपलेट ट्राइब्यूनल के अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ जो ऑर्डर जारी कर सकती हैं उसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एडजस्टमेंट। आपने एक गाड़ी इंपोर्ट की, अब उसमें कुछ डेंट पेंट थे। हम यूज्ड कार की बात कर लेते हैं कि जापान से अक्सर गाड़ियां आ रही होती हैं, तो उनमें फंस गया, टायर नहीं होते या उनके जो मिरर्स हैं वो ख़राब होते हैं या फिर उनकी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली होती है। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट आती है लेकिन आप फर्दर जो है उसके अंदर वर्किंग करते हैं और कुछ जो उसके मिरर्स वगैरह लगते हैं उसको एज ए जो एक सप्लाइज़ के तौर पे मंगवाते हैं। जब मंगवाते हैं बाहर से तो आपको उसके ऊपर अलग से टैक्स पे करना पड़ता है। अब जब वो एक प्रोडक्ट जो आपने पहले गाड़ी पे लगाई थी, मज़ीद कुछ पाकिस्तान से ही चीज़ें प्रोड्यूस की हुई डेंटिंग पेंटिंग की सर्विसेज वगैरह उसके ऊपर लगाते हैं। अब जब चीज़ आप सेल करेंगे तो आपको अगेन उस पर ड्यूटी पे करना पड़ेगी, यानी कि आप उस पर फर्दर क्या है कि एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे। एक्साइज ड्यूटी के साथ आपने कुछ ड्यूटीज़ एडजस्ट करनी होती हैं जो चीज़ें आपने सप्लाईज यूज़ की। तो ये जो आपकी एडजस्टमेंट होगी ये इनपुट के तौर पे होगी, यानी कि जो चीज़ें आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उस पर ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ पे कर चुके हैं, तो उन ड्यूटीज़ को आप एक्सक्लूड करते हैं या क्लेम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। फर्दर हमारी डेफिनेशन एपलेट ट्राइब्यूनल पे पहले ही बात कर चुके हैं कि जब आपको कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो आप अपनी जो ग्रीवेंसेस एक अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं, एक आर्बिट्रेटर के पास लेके जाते हैं, वो है एपलेट ट्राइब्यूनल। टैक्स के मामलात पे जो आपकी शिकायत के लिए सबसे पहला आपने काम करना होता है वो एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाना होता है। और एपलेट ट्राइब्यूनल बनी थी सेक्शन 130 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 130 के ऑर्डर से। या सेक्शन 130 इस चीज़ की अथॉरिटी देता है कि आप एक ऐसी बॉडी बना सकते हैं जो आपकी टैक्स डिपार्टमेंट के मुतालिक शिकायत या फिर किसी लोगों को ग्रीवेंसेस हों तो जिनको आप मीट कर सकें। तो एपलेट ट्राइब्यूनल होगी एक आर्बिट्रेटर का रोल अदा करती है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 130 के मुताबिक ये बना था। इसके बाद आ जाता है बोर्ड। बोर्ड से मुराद क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, 1924 एक्ट के मुताबिक था, यानी कि एक्ट 1924 के मुताबिक बना। उसके बाद एक्ट 2007 के मुताबिक इसको नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दिया गया। अच्छा, FBR का एक चेयरमैन होता है जो शबर ज़ैदी का आपने अक्सर नाम सुना होगा। अभी लास्ट टाइम जो काफ़ी वो जब PTI की गवर्नमेंट आई तो रिफॉर्म्स के नाम से उनको एक लगाया गया था, हालांकि वो एक ऑफिशियल नहीं थे, जैसा कि एक जो कैडर पोस्ट के लोग काम करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिप्लॉयड होते हैं AC के नाम से या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से, व्हाट्सएवर जो भी उनको टाइटल आप देते हैं वो भी आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। फिर अगर
वो प्रमोट होते जाते हैं। तो ये ऑफिशियल चैनल से आते हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स CSS के थ्रू आते हैं उनको काम दिया जाता है और वो अपनी जिम्मेदारियाँ लेके चलते हैं, और उनकी प्रमोशन होते होते अल्टीमेटली एक जो पोस्ट पे पहुंचता है, सबसे जो टॉप पे इनको ऑफिशियली हैंडल कर रहा होता है मामलात को, उसको कहते हैं चीफ कमिश्नर। और ये चीफ कमिश्नर जो होता है इनलैंड रेवेन्यू के सेक्शन 29 के मुताबिक अथॉरिटीज़ होती है कि उसकी क्या क्या पावर्स हैं, उसके क्या फंक्शन हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो चीफ कमिश्नर जो सारे के सारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेड कर रहा होता है, और इसके नीचे कई सारे कमिश्नर्स होते हैं। तो ये भी कमिश्नर्स भी, इनकी भी डेफिनेशंस, इनकी जो अथॉरिटी है, इनके रोल, इनके टास्क, इनकी ड्यूटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब सेक्शन 29 में दी गई हैं, और इसको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है कन्वेंस। कन्वेंस से मुराद, आप खुद भी देखते हैं कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपसे अक्सर सवाल हो जाता है कि आपने कौन सी कन्वेंस से आए हैं, आप लोकल से आए हैं, आप मोटरसाइकिल से आए हैं, आप गाड़ी से आए हैं, या फिर आप जो आजकल कैब्स हैं उनके ज़रिए से आए हैं। तो ये कन्वेंस क्या है? एक ऐसी सहूलत, एक ऐसी सवारी जिस पे आप चीज़ों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले के जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अगर फ़ॉरेन से कुछ चीज़ें आ रही हैं तो दो रास्ते हो सकते हैं, बाई एयर हो सकते हैं यानी कि एयरक्राफ्ट, और या फिर वेसल हो सकती है यानी कि शिप, उसके ज़रिए से, या फिर कोई आप दूर दराज के इलाकों से चीज़ें उठा के किसी रोड साइड के ऊपर लेके आते हैं जहाँ पे लाद के सिटीज़ में चीज़ें लेके जाती हैं, तो एनिमल का भी इस्तेमाल होता है। तो ये कन्वेंस में सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि वेसल भी आती है, व्हीकल और एनिमल भी आते हैं। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की डेफिनेशन। 7वें नंबर पे है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, कि आपकी एक ड्यूटी वाजिबुल अदा थी, आपने वो पे करना थी। एक्साइज ड्यूटी के तनाज़ुर में हम बात करें तो आपने कुछ चीज़ें प्रोडक्शन की और उनके ऊपर आपकी जो ड्यूटी बनती थी, आपने जो ड्यू डेट थी, यानी कि वो नॉर्मली क्या होता है कि आप फ़र्ज़ किया अभी मंथ चल रहा है अगस्त का, तो अगस्त के महीने में जितना भी काम करेंगे पूरे महीने के अंदर, उसके ऊपर जितनी भी ड्यूटी पेएबल होगी वो सितंबर की 15 डेट तक आपने पे करनी होगी। तो अगर आप पे नहीं करते और उस पर आपको फ़ाइन पड़ जाता है तो उसको हम कहेंगे सरचार्ज या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। 8वें नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद ये है कि एक ऐसा प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, सेलर जो खुद चीज़ें बनाता है और उसका कई लोगों के साथ एग्रीमेंट होता है कि जी आपने मेरे से चीज़ें ख़रीदनी हैं और जाके मार्केट में सेल करनी है। तो वो लोग जो एक मैन्युफैक्चरर या होल सेलर से चीज़ें परचेज़ करते हैं और मार्केट में जाके सेल करते हैं, या फिर उसी के बिहाफ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद आ जाता है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मैंने अभी भी जिक्र किया, जैसा कि अगस्त के महीने में जितना भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, इसके ऊपर जितनी भी आपकी ड्यूटी बनेगी वो आपने पे करनी है, और वो इस पूरे महीने की जितनी वर्किंग होगी वो ड्यू डेट आपकी होगी नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर की 15। और ये डेट मुख्तलिफ हो सकती हैं कैटेगरी वाइज, कि लेट्स सपोज आप शुगर बना रहे हैं, उस पर कोई और ड्यू डेट होगी, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो उसकी ड्यू डेट कुछ और हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी ड्यू डेट मुख्तलिफ हो सकती है। नॉर्मली जो GST के लिए और एक्साइज के लिए ड्यू डेट होती है वो जिस महीने में आप काम करते हैं उस मंथ से अगले महीने की 15 डे वो ड्यू डेट होती है उसकी। अच्छा, इसके बाद है ड्यूटी एबल गुड्स। ऐसी चीज़ें जो आप सेल करते हैं, लेके आते जाते हैं और उन पे आपको ड्यूटी पे करना पड़ती है, उसको कहते हैं ड्यूटी एबल गुड्स। तो ड्यूटी एबल गुड्स होती है पूरी एक चीज़ काबिल इस्तेमाल होती है, और उसको आप फर्दर जब सेल करते हैं तो वो चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, उनको हम कहते हैं गुड्स। और नेक्स्ट है ड्यूटी एबल सप्लाई, कि जो गुड्स चीज़ें बनती हैं उनके अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं सप्लाई। तो दोनों में फ़र्क हो गया। गुड जो है काबिल इस्तेमाल चीज़ होती है, सप्लाई जो होती है वो काबिल इस्तेमाल चीज़ बनाने के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं सप्लाई। तो इस तरीके से ये गुड्स और सप्लाई में भी आपको डिफरेंस का अब पता होना चाहिए। इस पूरे सेशन में हमने जो चीज़ें पढ़ी, एक दफ़ा मैं दोबारा, कि आपने इसके शार्ट टाइटल को याद रखना है कि इसका शार्ट टाइटल क्या है, यानी कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और पूरे पाकिस्तान में लागू होगा 1 जुलाई 2005 से ये लागू है। और फर्दर हमने डेफिनेशन जो पढ़ी हैं उनको आपने देखना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजस्टमेंट है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, बोर्ड है, और इसके बाद चीफ कमिश्नर
और कन्वेंस, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, ड्यू डेट, डिस्ट्रीब्यूटर, ड्यूटेबल गुड्स और ड्यूटीएबल सप्लाई। ये हमने सारी की सारी डेफिनेशन पढ़ी और साथ में हमने डिफरेंस किया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है और इसके अलावा जीएसटी ड्यूटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके ऊपर डिटेल से बात की। तो अब ये हमारा आज फर्स्ट एक्साइज एक्ट पे लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल होते जाएंगे आप अपने कोर्स को एज़ सुन एज़ पॉसिबल ज्वाइन करें, ताकि जितने डेली लेक्चर्स अपलोड होते हैं वेबसाइट के ऊपर आप उनको कवर करते जाएं और फिर तैयारी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि फिर एक एक चैप्टर जब हमारा ख़त्म होता जाएगा और वीकली बेसिस पे हमने उनके टेस्ट भी कंडक्ट करने हैं, तो डेफिनेटली जितना आपकी ग्रिप अच्छी होगी एक टॉपिक पे उतना ही आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें और इस कोर्स को एज़ सुन एज़ पॉसिबल ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।